नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ पर। तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासें इसी तरीके से आपके लिए रेगुलर चलती रहेंगी। तो कल हमने प्रश्नावली 3 आप व्यू मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली है पूरी। उसके प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सारडिक प्रश्नावली 4 यानी डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी जितनी भी थ्योरी है, कंसेप्ट हैं, वो सारे क्लियर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल, सारी चीज़ें। तो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि कंसेप्ट को समझें, यानी जो मैथ के कंसेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से समझें, ना कि उन्हें रटें। क्योंकि मैथ आप समझना नहीं, मैथ समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है। और जो हमारा टारगेट है 100 में से 100, वो भी हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं, जितने भी उसके कंसेप्ट थे आप भी वाले प्रश्नावली के। और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी थे, 7 साल के प्रीवियस पेपर कराए थे, तो सारा कंप्लीट एनालिसिस करा दिया है। तो आज हम सारडिक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसका इंट्रोडक्शन है, वो समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि यदि हम दो समीकरण निकाय की बात करें, जो कि हमें इस तरीके से दिए हैं, a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2। इस समीकरण निकाय की बात करें, इस निकाय को अद्वितीय हल ज्ञात किया जा सकता है। इस निकाय का यदि हमें वास्तविक संख्या a1 b2 माइनस b1 a2 ज्ञात हो जाए तथा यह 0 के बराबर ना हो, अतः संख्या a1 b2 माइनस b1 a2 काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इसे x और y के गुणांकों से प्राप्त आव्यूह a1 b1 a2 b2 इससे भी संबंधित किया जा सकता है। उपर्युक्त जो आव्यूह है उससे संबंधित इस संख्या को आव्यूह की सारडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारडिक। तथा सारडिक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सारडिक लिख के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, a1 b1 a2 b2, या फिर मापांक वाला जो चिन्ह होता है, दो लंबवत रेखाएं खींच के उसके अंदर अब संख्याओं को लिख दो, a1 b1 a2 b2। इस सारडिक में 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं, इसलिए इस सारडिक का जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, वो कितना हो जाएगा? 2/2 का। इसी प्रकार 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की और बहुत सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला इस इंट्रोडक्शन से, वो ये मिला कि जब हम कोई भी दो समीकरण निकाय की बात करते हैं और उनके हम हल की बात करते हैं, तो उनके जो संख्यात्मक मान होते हैं x और y के, वो a1 b2 माइनस a2 b1 करके ≠ 0 होने चाहिए, तब तो उनके जो हल हैं वो अद्वितीय होते हैं। और x और जो y के कोफिशिएंट हैं, उनको हम अगर आव्यूह के रूप में लिख दें तो हम उनका मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सारडिक कहलाता है। यहाँ पर नोट करने वाली 2 बातें हैं कि किसी भी समीकरण निकाय को अद्वितीय हल के लिए निकाय में जितने चर हों उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी सारडिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम सारडिक की बात करेंगे तो उसमें जो पंक्ति और स्तंभ होंगे उनकी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी। दूसरी बात, एक आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं यदि
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो सारडिक ए है उसका मान 0 हो, अर्थात आव्यूह से संबंधित सारडिक का मान 0 हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है सारडिक का, तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। कैसा? अव्युत्क्रमणीय। और अगर 0 नहीं है तो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। अब हम सारडिक की परिभाषा नोट कर लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेन कॉपी साथ लेके बैठे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते हैं। तो यहाँ पर सारडिक की जो परिभाषा है उसको नोट कर लें कि सारडिक की परिभाषा है कि माना कि ए बराबर ए आई जे एक n क्रम का वर्गाव्यूह है, तब एक अद्वितीय संख्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे आव्यूह ए की सारडिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सारडिक कहलाती है। और इसे हम सारडिक ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी दो लंबवत रेखाओं के बीच में ए को लिखकर व्यक्त करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी सारडिक की, यानी सारडिक का मान क्या होगा, इस डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं और इनको नोट करते हैं ना। पहली है एक क्रम की सारडिक का मान, जिसका ऑर्डर क्या हो 1/1 हो, उसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो जो एक क्रम का वर्ग आव्यूह होगा उसमें सारडिक का जो मान होगा ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो स्वयं वही संख्या होगी जो संख्या उसके अंदर दी होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमें एक आव्यूह ए बराबर 3 दिया है तो उसके जो सारडिक का मान होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बराबर 3 ही होगा। इसी तरीके से एक नोट और दिया है इन्होंने कि इस उदाहरण से हमें सारडिक और मापांक में अंतर स्पष्ट है, अतः एक क्रम की सारडिक को मापांक नहीं समझना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मापांक हो, इसको हमें मापांक नहीं समझना है, क्योंकि मापांक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या मापांक के अंदर होती है वो अगर पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है, और अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है? नेगेटिव। लेकिन ये क्या है? सारडिक है, और सारडिक और मापांक में यही अंतर है कि उसके अंदर जो संख्या होगी उनमें अंतर है कि जैसे हमने अगर प्लस की संख्या ली है तो हमें सारडिक उसका प्लस मिला है, और अगर हम माइनस की संख्या लेते हैं तो हमें उसका सारडिक क्या मिलेगा? माइनस की संख्या ही मिलेगी। ये किस ऑर्डर के लिए है? 1/1 ऑर्डर के लिए। अब है द्वितीय क्रम की सारडिक का मान, जिसका ऑर्डर कितना होगा? 2/2। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं कि अगर हमें ए मैट्रिक्स दी है 2/2 ऑर्डर की, जो कि ये क्या है? वर्ग आव्यूह है, तब हमें इसका सारडिक निकालना है। ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारडिक ए बराबर मापांक के अंदर संख्या लिख दो A1 B1 A2 B2। तो हमें क्या करना है? इनका क्रॉस गुणा करना है, यानी कि जो A1 है उसका गुणा किसे करना है? B2 से, और जो A2 है उसका गुणा किसे करना है? B1 से। इस तरीके से तो हमें क्या मिलेगा? A1 डिटर्मिनेंट ऑफ B2 माइनस B1 डिटर्मिनेंट ऑफ A2 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। ये इसका क्या होगा? 2/2 ऑर्डर के क्रम का जो सारडिक है उसका मान होगा। अतः इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो अग्रक विकर्ण है उनके अवयवों का गुणा माइनस जो पिछले विकर्ण है उनके अवयवों का गुणा। यहाँ पर जो संख्याएं हैं A1 B1 A2 B2 वो सारडिक के अवयव कहलाते हैं। और अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो सारडिक में टोटल अवयव कितने होंगे? 4 अवयव होंगे, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तथा इनमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि 2/2 ऑर्डर का अगर हमें सारडिक है उसका मान निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने बताया था जो विकर्ण है, जो अग्रज विकर्ण है उसका पहले गुणा होगा माइनस फिर जो पीछे वाला विकर्ण है उसका बाद में होगा। तो 2 3 माइनस 1 और 4, तो 2 का गुणा 4 से हो जाएगा माइनस 3 का गुणा -1 से। इस तरीके से 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8
और -3 का -1 करेंगे तो +3। इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो जो 11 है वो इस सार्डिक की क्या है, वैल्यू है। तो ये किस ऑर्डर के लिए है, 2x2 ऑर्डर के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि 3 ऑर्डर का अगर हमें सार्डिक दिया है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। कि अगर कोई 3 ऑर्डर का सार्डिक दिया है तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। 1 ऑर्डर का पढ़ लिया हमने, 2 का पढ़ लिया, अब हम 3 वाले ऑर्डर की बात करेंगे। तो हमें एक मैट्रिक्स दी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसका हमें सार्डिक निकालना है, यानी जो सार्डिक है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें किस तरीके से करेंगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम 3x3 ऑर्डर की पढ़ेंगे तो उसमें हमें किस तरीके से निकालना है। तो जब हम सार्डिक का मान निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले जो A11 वाली पोजीशन है A1 उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम जो A11 हमने पोजीशन ली है उसके सामने वाली पंक्ति और उसके नीचे वाला स्तंभ, ये दोनों काट देंगे। इसके अलावा जो संख्याएं बचेंगी B2 C2 B3 C3 उसका हम डिटर्मिनेंट साथ में लिख देंगे। यानी A1 को हमने पहले लिख दिया, उसके सामने वाली पंक्ति और उसके सामने वाला स्तंभ दोनों क्रॉस कर दिए। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसका हमें क्या निकालना है, सार्डिक का मान निकालना है। दूसरी बार में हमें क्या करना है, माइनस, फिर जो बीच वाला अवयव है A12 वाला B1 वो हम लिख देंगे। अब इसके पूरी जो पंक्ति है वो काट देंगे और इसके नीचे वाला जो स्तंभ है वो काट देंगे। इसके अलावा जो अवयव बचेंगे A2 C2 A3 C3 इसको उसके साथ में लिख देंगे, प्लस अब तीसरे अवयव की बात करें C1 की, तो C1 की जो पंक्ति है उसको काट देंगे और जो स्तंभ है इसका उसको काट देंगे। उसके अलावा जो अवयव बचेंगे A2 B2 A3 B3 उनको उनके साथ में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। समझ में आ गया। यानी कि हम पहले A1 को लिखेंगे, फिर A1 वाली सामने की जो पंक्ति और स्तंभ उसको काट के जो अवयव बचेंगे उनके सार्डिक का मान, माइनस B1 लिखेंगे, फिर B1 के सामने वाली पंक्ति और स्तंभ दोनों काट देंगे। उसके अलावा जो बचेंगे उनको लिखेंगे, प्लस C1, फिर C1 वाली पंक्ति और स्तंभ काट देंगे। उसके बाद जो संख्या बचेंगे उनको लिखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें सार्डिक है इनके अंदर, अब इनको भी हमें सॉल्व करना है। तो 2x2 ऑर्डर का भी मैंने बताया था उसी तरीके से करना है। तो A1 तो बाहर ही रहेगा, अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, B2 का C3 से माइनस B3 का C2 से, माइनस B1 अब A2 का C3 से माइनस C2 का A3 से, प्लस C1 A2 का B3 से माइनस A3 का B2 से। इस तरीके से हम इनका मान निकाल लेंगे और हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी, इनका मान है वो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि 3x3 ऑर्डर के जो सार्डिक हैं उसके प्रसार के जो नियम हैं वो क्या हैं, कि हमें कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, वो और देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है कि प्रथम पंक्ति के अवयवों को एकांतर क्रम से धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखें। जो प्रथम पंक्ति थी हमारी उनके अवयवों को, जैसे पहली पंक्ति की क्या होते A1 और एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक माइनस B1 और प्लस के C1, इस तरीके से प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से हमें लिखने हैं एकांतर क्रम में। इन चिन्हों सहित अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सार्डिकों से गुणा करें जो उस पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती हों जिसमें यह अवयव स्थित हैं। यानी जो पहली पंक्ति के अवयव थे उनको हमें अगर एक लिए निकाल रहे हैं तो इसकी पूरी पंक्ति और इसका पूरा स्तंभ इसको हमें काटना है। उसके बाद जो अवयव बचेंगे उनका हमें सार्डिक इसके साथ में लिखना है। इसी तरीके से B1 वाले की बात करें तो B1 में जो पंक्ति थी उसको काटना है और इसका जो स्तंभ था उसको काटना है। उसके अलावा जो अवयव बचेंगे उनका हमें सार्डिक निकाल के लिखना है।
इसी तरीके से C1 के लिए भी पंक्ति और स्तंभ को काटना है, उसके अलावा जो बचेंगे उनका हमें मान निकाल के लिखना है। तीसरा है कि इन गुणनफलों का योग तृतीय क्रम की सारणिक का क्या होगा, मान होगा। यानी जो अभी हमने बताया था सेम टू सेम वही है, सारी चीज़ें वही हैं, उन्होंने भाषा के रूप में लिख दिया है और कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें सारणिक का मान जो 3/3 ऑर्डर का है वो किस तरीके से हमें निकालना है। ये सारणिक हमें दिया है, तो सबसे पहले जो पहली पंक्ति के अवयव हैं उनको हम प्लस माइनस प्लस करके लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया 1, फिर माइनस करके 2 और प्लस करके 0। अब जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है उसकी पूरी पंक्ति को काट दो और स्तंभ को काट दो। तो इसके अलावा जो अवयव बचे 3, 1, 0, 2 वो तो 1 के साथ आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी भी जो अवयव था बी जो 2 वाला, उसकी पंक्ति को काट दो और उसके स्तंभ को काट दो। उसके अलावा जो अवयव बचे 2, 1, 3, 2 ये 2 के साथ आ जाएगा। इसी तरीके से पहली पंक्ति का जो तीसरा अवयव है उसकी पंक्ति और स्तंभ को काट दो। उसके अलावा जो अवयव बचेंगे वो 0 वाले के साथ आ जाएंगे, 2, 3, 3, 0। अब हमें इनका सारणिक का मान निकालना है, तो 1 3 का 2 से कर देंगे, माइनस 1 का 0 से, फिर 2 का 2 से, माइनस 3 का 1 से, इसी तरीके से 2 का 0 से, माइनस 3 का 3 से, और इनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। 1 का क्या बचेगा यहाँ से 6 हो जाएगा, -2 × 1 + 0, तो मतलब 4 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो 3/3 ऑर्डर का क्रम है उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का हमें मान मिल जाएगा, किस ऑर्डर के, 3/3 क्रम के। तो ये पूरा इसके मान निकालने का तरीका है। ये दूसरी विधि हालांकि उन्होंने दी है, लेकिन हम तो एक ही विधि को पढ़ लेते हैं, उसी से हमारा काम हो जाएगा। और अगर इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इस विधि को भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट है आव्यूह और सारणिक में अंतर। सबसे बड़ी बात है कि हमें आव्यूह और सारणिक में अंतर पता होना ज़रूरी है कि इन दोनों में अंतर हालांकि क्या है, सारणिक में और आव्यूह में। तो इनके अंतर की बात करें तो पहला अंतर इनमें ये है कि आव्यूह संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप है जिसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। यानी कि जो आव्यूह है उसको सिर्फ हम एक ढांचे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। यानी उसका कोई मान फिक्स नहीं निकल के आएगा कि मान लो उसका मान 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, इस तरीके से कोई मान निकल के नहीं आएगा। जबकि सारणिक का एक निश्चित संख्यात्मक मान जरूर होगा। पहला अंतर तो यही है। दूसरा कि आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है। आव्यूह जो है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 1/3 ऑर्डर का, 3/1 ऑर्डर का, 2/2 का, 4/4 का। लेकिन सारणिक जो होगा उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होगी। ये दूसरा अंतर है इन दोनों में। सारणिक में क्या होगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। तीसरा अंतर है कि आव्यूह की पंक्तियों उसको स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। यानी कि जो मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर पंक्तियों को हम स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जाती है। जबकि ऐसा करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये और बड़ी बात है इसमें कि अगर हम सारणिक के अंदर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये 3 मेजर इनमें अंतर है जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड, इनके बारे में भी बात कर लें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है कि उपसारणिक क्या होते हैं सारणिक के और सहखंड क्या होते हैं। यानी माइनर्स और कोफैक्टर, माइनर्स और कोफैक्टर।
तो पहले उपसारडिक की बात करें तो उपसारडिक की परिभाषा है, एक सारडिक के दिए गए अवयवों से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ के दमन करने पर, यानी उनको काटने पर जो शेष सारडिक प्राप्त होता है उसे उस अवयव की उपसारडिक कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सारडिक 3/3 ऑर्डर का दिया है और उसमें अगर हम पहली पोजीशन A11 वाली पोजीशन की बात करें तो उसकी पंक्ति है और जो स्तंभ है उसको काट दें, तो उसके अलावा जो बचेगा B2 C2 और B3 C3 वो उसका उपसारडिक होगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि एग्जाम्पल में है कि एक सारडिक दिया है, इसके अवयव A2 की बात करें द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ में है, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ में, यदि इसमें द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ दिया जाए तो जो शेष सारडिक प्राप्त होगा, यानी कि A2 की बात करें तो A2 वाली जो पंक्ति है उसको छोड़ दें और A2 वाला जो स्तंभ है उसको छोड़ दें, उसके अलावा जो बचेगा B1 C1 B3 C3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उपसारडिक हो जाएगा। इस तरीके से देखो यही उन्होंने कहा है। तो ये किसका उपसारडिक होगा, उस अवयव का A2 का, यानी जिस पोजीशन के लिए हम निकाल रहे हैं उसी अवयव का वो क्या होगा, उपसारडिक होगा। और सारडिक को डेल्टा से भी हम व्यक्त करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और जो सारडिक है उसके किसी भी अवयव AIJ से संबंधित उपसारडिक को उसके संगत बड़े अक्षर कैपिटल AIJ से व्यक्त करते हैं। यानी कि जो उपसारडिक है उसको हम कैपिटल AIJ से व्यक्त करेंगे। अगर हम किसी अवयव की बात करें स्मॉल AIJ की, उसके लिए हमें अगर उपसारडिक निकाल रहे हैं तो उसको हम कैपिटल AIJ से व्यक्त करेंगे। जैसे अगर इसमें हम बात करें एक 2/2 ऑर्डर का दिया है कि 1 के लिए उपसारडिक क्या होगा, तो जो 1 वाली पंक्ति है उसको काट दो, उसका स्तंभ है उसको काट दो, उसके अलावा बचेगा 2, वो उसका क्या होगा, उपसारडिक होगा। इसी तरीके से 3/3 ऑर्डर की, तो इन्हें कर सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं सहखंड की, कि सहखंड क्या है और वो किस तरीके से कार्य करेगा। तो सहखंड की डेफिनेशन है, इसे नोट कर लेना कि किसी भी सारडिक में IV पंक्ति और JV स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ का क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। यानी जो प्रतिच्छेदन उनका हम करते हैं वो क्या कहलाएगा, उसका सहखंड कहलाएगा। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल FIJ से हम इसको व्यक्त करेंगे और वो बराबर होगा किसके, -1 की होल घात I + J इंटू उपसारडिक के। यानी कि FIJ बराबर -1 की होल घात I + J इंटू कैपिटल AIJ। कैपिटल AIJ क्या है, उपसारडिक। यानी कि अगर हम I + J की बात करें तो अगर I + J सम संख्या में है इवन नंबर में तो AIJ हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर विषम संख्या में है तो वो नेगेटिव मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लें कि हमें एक सारडिक दिया है 3/3 ऑर्डर का और हम इसमें अवयव 7, यानी कि इस 7 जो हमें अवयव दिया है उसका हम सहखंड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, -1 उसकी घात I + J, मतलब जो 7 है वो कौन सी पोजीशन पर है, A11 पोजीशन पर है, A12 पोजीशन पर है या A13 पोजीशन पर है। इसी तरीके से जितनी भी पोजीशन है उनको हम रखेंगे I + J का मान। तो ये A11 पोजीशन पर है तो I और J का मान कितना हो जाएगा, 1 1, तो -1 की घात 1 + 1, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, उपसारडिक, यानी 7 के लिए उपसारडिक क्या होगा, इसकी जो पंक्ति है उसको काट दो और इसका जो स्तंभ है उसको काट दो, उसके अलावा बचेगा 3 0 -5 और 2, इनका हमें मान निकालना है सारडिक का और उसका गुणा करके लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। तो 3 का 2 से करो 6, माइनस और माइनस पहले से ही है, +0 तो मतलब 6 बचेगा। तो 7 का सहखंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम -5 की बात करें कि -5 का सेकंड क्या हुआ, तो -5 कौन सी पोजीशन पर है, ये तीसरी तो पंक्ति है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तो -1 की घात 3 + 2 कितनी हो गई, 5। तो ये माइनस का मान आएगा इसका। और जो -5 की बात कर रहा है तो इसकी पंक्ति को काट दो और इसके स्तंभ को काट दो। इसके अलावा जो वैल्यू बनेगी 7, -1, -2 और 0, उनका हमें सार्डिक का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, माइनस और दोनों संख्या माइनस की हैं तो प्लस की हो जाएंगी, तो 2, तो 0 - 2 और माइनस पहले से ही तो प्लस की 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम जो सार्डिक हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं और उनके हम क्या निकाल सकते हैं, सेखंड और उपसार्डिक। अब सेखंड को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी है कि क्या है कि अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो उसकी पोजीशन इस तरीके से चलेगी। किसके लिए, सेखंड के लिए, प्लस माइनस माइनस और प्लस, अल्टरनेट, प्लस माइनस माइनस प्लस। और अगर 3/3 ऑर्डर की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके से चलेगा, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। ये अल्टरनेट चलते हैं तो हम इसी को याद रख लेंगे। दूसरी इन्होंने कंडीशन दी है कि सार्डिक में किसी भी अवयव की स्थिति के अनुसार पंक्ति और स्तंभ उनका योग सम या विषम होने के अनुसार ही संबंधित उपसार्डिक और सेखंड के चिन्ह समान या विपरीत होंगे। यानी कि उनकी संख्याओं के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं का योग है वो सम आ रहा है या विषम आ रहा है, उसी हिसाब से वो प्लस के और माइनस के होंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया सार्डिक, सार्डिक क्या होता है, सार्डिक और आव्यूह में क्या अंतर है, सार्डिक का उपसार्डिक क्या होता है, सार्डिक का सेखंड क्या होता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। यानी उपसार्डिक माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर सेकंड क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिए। और सार्डिक को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं और उपसार्डिक को कैपिटल AIJ से, मतलब कैपिटल A से, और जो सेखंड हैं उनको हम F से व्यक्त करते हैं, FIJ से, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कौन सी जो चीज़ है वो समझ में नहीं आई है और मैं उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दे सकूं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। तथा जो विद्यार्थी नए हैं वो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनके पास इन वीडियो का नोटिफिकेशन डेली प्राप्त होता रहे और ये वीडियो आपके लिए रेगुलर बनती है डेली और हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे बढ़ेंगे।